सारे काम हो ही जाने अप टू द एज ऑफ 50। खैर तुम लोग छोड़ो, आओ थोड़ी सी पढ़ाई करें। क्या करें? पढ़ाई कर लें क्या? देखो, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। V बराबर फॉर्मूला बोल हैं जो पिछली क्लास में निकलवाया था लास्ट। आप 10 वाला घंटा दिख रहा, मालिश बहुत बढ़िया करता हूँ, इससे पढ़ के आया करो। P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हाँ ना, बोलो यही था क्या? आज एक दो चीज हम लोग जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक चीज जो हम पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ना चाहेंगे एरिया वेक्टर। क्या पढ़ेंगे भाई? एरिया वेक्टर, क्योंकि गॉस लॉ पढ़ने के लिए एरिया वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। बोलो क्लियर है क्या? एरिया वेक्टर जब तुम लोग 11th क्लास में होगे तो तुम्हें एक बार बहुत अच्छे से समझा दी गई होगी कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। एरिया कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर। एरिया इज स्केलर क्वांटिटी। तो फिर मैं क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे एरिया वेक्टर? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में कुछ भी पॉसिबल है। हाँ ना बोलो यार, फिजिक्स में कुछ भी। बोलो क्लियर है? मान लिया, मैं तुम्हें समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एरिया वेक्टर नहीं है, एरिया स्केलर है, लेकिन क्या फिर भी जब तुम पूरी दिल्ली की बात करते हो तो क्या तुम ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली लिख देते? साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, रोहिणी ईस्ट, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन है कि नहीं अपने पास? क्यों लगाना है? हमें डायरेक्शन क्यों देनी पड़ रही है? अगर मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया तो मेरे दिमाग में एक बात आई, बोले यार दिल्ली ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अब मान ले यूपी के किसी भैया को दिल्ली में आना है तो बेचारा खो जाएगा, इसलिए हमने दिल्ली के एरिया को पहले ही डिवाइड कर लिया, ये ईस्ट दिल्ली और ये वेस्ट दिल्ली। बोलो क्लियर है? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं किसी बहुत बड़े एरिया की बात कर रहा हूँ, बहुत, उसका अगर छोटा सा एरिया स्पेसिफाई करना है, कौन सा एरिया, तो उसको क्या माना जा सकता है? वेक्टर। पूरे एरिया को नहीं, उसके छोटे से हिस्से को कैसे रिप्रेजेंट करना अगर मैं शुरू करूं तो जैसे मान लो ये एक बहुत बड़ा एरिया है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, मैं मान लेता हूं ये एरिया है S। एरिया क्या है? इसका बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, वेरी स्मॉल, ये इसको मान लेता हूं DS। क्या मान लेता हूं? DS को वेक्टर माना जा सकता है, DS को वेक्टर। लेकिन DS को वेक्टर मानने के लिए एक शर्त है कि इसका जो यूनिट वेक्टर है n कैप, कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर n कैप। n कैप जो होना चाहिए वो DS के परपेंडिकुलर होना चाहिए। n कैप क्या होना चाहिए? DS के। हाँ ना बोलो यार। तो अगर n कैप परपेंडिकुलर है DS के तो DS को लिखा जा सकता है कि DS वेक्टर इज इक्वल टू n कैप डॉट DS। क्या लिखा जा सकता है? DS वेक्टर इज इक्वल टू n कैप डॉट DS। ये बात उन लोगों के कतई समझ में नहीं आएगी जिन्होंने कक्षा 11 में वेक्टर समझी ही नहीं। क्लास 11th में वेक्टर लिखने का तरीका था, पता नहीं तुम्हें आता है या नहीं आता, लेकिन वेक्टर लिखने का तरीका था कि A वेक्टर बराबर मॉड ऑफ A इंटू में A का कैप, डायरेक्शन इंटू मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इंटू मैग्नीट्यूड। तो मैंने भी तो यही किया है, डायरेक्शन इंटू मैग्नीट्यूड, और बना क्या दिया? वेक्टर। बोलो क्लियर है क्या? ये बात याद रखना कि n कैप क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। n कैप क्या होना चाहिए? हाँ ना बोलो यार, पक्की बात। लिखो, छोटी छोटी बातें लिखते चलो।
हाँ भाई, हो गया। अब एक और हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग लिखो, दिल्ली स्केलर है और वो वेक्टर हो गया, ठीक है। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जरा समझेंगे, मैं समझाऊं इससे पहले तुम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल देना चाहिए कि वास्तविकता में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। जरा बताओ, कितने लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? 4 लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ वाला। ये उतारो, एक मिनट सुन नहीं रहा हूँ। हाँ, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भी पास हो रही है किसी एरिया में से, फील्ड कितनी पास हो रही है, सारी कंप्लीट फील्ड पास हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ओके, प्रियांशु? इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। और कोई विनायक? इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग पर यूनिट एरिया। इंटरेस्टिंग आंसर। और कोई मेरे दोस्त? इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस व्हिच इज इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ क्रॉस सरफेस व्हिच इज इन वैक्यूम। ये क्या नाम है अमन मलिक का? परपेंडिकुलर टू द एरिया। चलो आसान शब्दों में पढ़ें क्या? पहली बात तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई किस लिए? इलेक्ट्रिक के लिए। फील्ड के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि फ्लक्स मैग्नेटिक भी होता है। फ्लक्स इसलिए ई। लिखो जरा डेफिनेशन, फिर जरा समझें। द टोटल नंबर ऑफ electric field lines, the total number of electric field lines passing through a closed surface, constitutes electric flux. टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास हो रही हो, वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तेरा नकाब कहाँ है? पहन इसको। ठीक है, बात तो समझो, बिल्कुल आसान शब्दों में हम पहले समझेंगे। जैसे मान लो यार, ये कोई एक क्लोज सरफेस है, बोलो क्लियर है? इसमें से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है? काउंट कर लो, 1 2 3 एंड 4। कितनी पास हो रही है? 4। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यही क्या है? लेकिन कहानी में एक पेज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन असली तो होती नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल है। और जब हाइपोथेटिकल है तो मेजर कैसे करोगे? नहीं आया, अबे नापोगे कैसे जब रियल है ही नहीं? तो ये बात तो तुमने पहले से पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाइपोथेटिकल होती हैं। तो जब है ही नहीं तो मेजर कैसे करूं? और अगर मेजर नहीं कर सकता तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालूं कैसे? अब उसका तरीका सुनो। जैसे ये कोई एक क्लोज सरफेस ले लो वापस से, ठीक है? ये बहुत छोटा सा एक एरिया वेक्टर मान लिया ds। बोलो क्लियर है? इसके साथ मान लिया n कैप इसके परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर है? सेंटर पे अगर चार्ज रखा है q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना E वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर के साथ, किसके साथ? डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर के साथ, और पूरे सरफेस का इंटीग्रल, पूरे सरफेस का यही किसके बराबर निकलेगा? फाई ई। इसके बराबर निकलेगा। मतलब अगर मान लो मैं एक और डेफिनेशन बनाने लग जाऊं तो मैं कहूंगा इट इज गिवन बाय
the dot product of electric field and the area vector perpendicular to the electric field and its integral. इसको बोला जाता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी बच्चे ने जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था तो पूछा था, शायद विनायक तुम्हें ही पूछा था, तब मैं कर रहा था बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और मैंने कहा था कि भाई ये लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पे कौन सा इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल। बोलो क्लियर हुई बात? अच्छा सर, यहाँ से आप इसकी ऐसा यूनिट बना सकते हो, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया की ऐसा यूनिट मीटर का, तो ऐसा यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अरे पक्की बात, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है। 11th क्लास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? सारे बाबले तुम मेरे नसीब में थे क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सी। बोलो सी पे वेक्टर लगाऊं या नहीं लगाऊं? अरे लगाऊं या नहीं लगाऊं? नहीं लगेगा, क्योंकि दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है हमेशा। फॉर एग्जांपल पर F बराबर W बराबर F वेक्टर डॉट ऑफ S वेक्टर। यार तो तुम्हें कुछ है ही नहीं, लिख लो। 11वीं क्लास में समझ गया मैं, तुमने चने खाए बेटा, पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, स्पेशली फिजिक्स में तो। और फिर जब 12वीं में नंबर नहीं आएंगे ना फिजिक्स में, तो ठीकरा किसके सर पे फूटेगा? मेरे पे। प्रफुल्ल ये देखता रही, रिकॉर्डिंग बंद ना हो। आज तो ऐसा लग रहा है कि मशरूम हो जाता हूँ, कटिंग करा क्या अभी तो निकल देता है उसको नहीं, मेरे बात करते हुआ नहीं हुआ भाई, पक्की बात। पता है ये सब बेकार की चीजें मैं तुम्हें क्यों पढ़ा? क्योंकि मैं एक्चुअली तुम्हें काम की चीज पढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक लॉ पढ़ाना चाहता हूँ, उसका नाम है गॉस लॉ। कौन सा लॉ? ये लिख लिया क्या? अरे पक्की बात, 7 सितारे लगाओ। कितने सितारे? 7 स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कोरोना से पहले इसमें से कुछ ना कुछ आता था पेपर में, पर न्यूमेरिकल अभी भी आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में। समझो भैया, हेडिंग लिखो, 7 स्टार ऐसे लगाया जा सकता है, 7 लिख करके स्टार बना दो, 7 स्टार। ठीक है, कहीं 7 सितारे बनाने बैठ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि तुम लोग इतने बहुत वेले हो, तुम लोग कर सकते हो। गॉस लॉ, कौन सा लॉ भाई? अब देखो समझो, कोई भी चीज पढ़ने से पहले ना अपने को ये समझ आनी जरूरी है कि यार मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, ये मैं, और इसका आउटकम बेसिकली क्या है। ध्यान से समझोगे, अभी अभी मैंने तुम्हें फ्लक्स का फॉर्मूला लिखवाया, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फिर एरिया वेक्टर निकालना, फिर उसका इंटीग्रल करना, थोड़ा सा मुश्किल काम है यार, थोड़ा सा, और थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस भी है। हाँ कि ना? तो गॉस ने क्या काम किया? गॉस ने कहा कि यार हम ना ये फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका निकालते हैं। कैसा तरीका निकालते हैं? जिससे कि ना फ्लक्स थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो, फ्लक्स थोड़ा सा। और अगर मेरी बॉडी सिमेट्रिकल, कैसी बॉडी है, तो और जल्दी कैलकुलेट हो जाए। सिमेट्रिकल बॉडी के लिए फ्लक्स और आसानी से कैलकुलेट हो जाए, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका है। मतलब गॉस लॉ फ्लक्स ही बताता है। क्या बताता है? ये बेसिकली किसका लॉ है? फ्लक्स बताने का लॉ है, लेकिन ऑल्टरनेटिव तरीका है थोड़ा सा फ्लक्स को इजीली कैलकुलेट करने का। बोलो चमका कि नहीं चमका? अभी समझ लेते हैं क्या करता है। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट लिखो, एक शब्द भी बदलोगे नहीं इसमें। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
according to this law, comma, the total number of electric field lines, the total number of electric field lines passing through a closed surface, S, capital S, a closed surface S in vacuum is 1 upon epsilon naught times the total charge contained inside S. The total charge contained inside S. Full stop. अब जरा समझें बात को, थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा गौर दें तो थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। जैसे मान लो ये कोई एक क्लोज्ड सरफेस है। कैसा सरफेस है? इस सरफेस का नाम है सर एस। ठीक है, सरफेस कहाँ है? वैक्यूम में। कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम। और मान लो इसके अंदर चार्ज है Q। कितना चार्ज रखा हुआ है? अरे बोलो आया नहीं आया? Q। गॉस लॉ क्या कहता है कि इसमें से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है उसे फ्लक्स बोल सकता हूँ? अरे हाँ ना बोलो यार। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है क्या उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकता हूँ? यानी कि गॉस लॉ ये कह रहा है कि इसमें से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, क्या निकलेगा? फाई ई, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके? चार्ज के जो अंदर रखा हुआ है। किसके? चार्ज के जो अंदर रखा हुआ है, यानी कि इनटू में क्यू। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अच्छा, फाई ई का एक फॉर्मूला अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये भी फाई है, तो कायदे में ये दोनों फॉर्मूले आपस में क्या होंगे? इक्वल। वास्तविकता में ये रिजल्ट इसी से निकाला गया है और ये इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। समझ लो बात को, ये जो है इसी का कैसा वर्जन है? सिंप्लीफाइड वर्जन है। लेकिन अगर तुमको ये फॉर्मूला पता है तो तुम्हें इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें केवल एक चीज निकालना है, अंदर का चार्ज, और तुम्हारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? फ्लक्स। अब बताओ ये आसान है या ये आसान है? ये आसान है, इसीलिए गॉस लॉ दिया गया कि आसानी से फ्लक्स को क्या किया जा सके? कैलकुलेट। अरे बोलो आया नहीं आया? पक्की बात। चित्र बनाओ, ड्रॉ द चित्र। अभी गॉस लॉ की बात की खाल भी निकालेंगे एकदम बढ़िया। एक एक पॉइंट इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। ठीक है भाई, बात पढ़ते हैं। अभी पहले और इसके बारे में गहराई से जानते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे पहुंचेंगे। ठीक है ना? पहले जरा समझ लिखना जरा। ये बन गया क्या सभी का? लिखो जरा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स about Gauss law. Some important points about Gauss law. Gauss law के बारे में कुछ important points लिखना जरा। पॉइंट नंबर 1, Gauss law is applicable. Gauss
Gauss law is applicable for all the closed surfaces. Gauss law is applicable for all the closed surfaces irrespective of their shape and size. Irrespective of their shape and size. गॉस लॉ पढ़ते पढ़ते अधिकतर बच्चों के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि गॉस लॉ केवल सिमेट्रिकल बॉडीज पर अप्लाई होता है, यानी कि वो समझने लगते हैं कि गॉस लॉ केवल सुंदर सुंदर चीजों पर लग रहा है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। गॉस लॉ इस स्फीयर पे भी लगेगा और गॉस लॉ इस अमीबा पे भी लगेगा, ठीक है। कंडीशन केवल ये है कि सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। आई बात समझ में? और चार्ज अगर इनके अंदर है, इस पे भी क्यों और इस पे भी क्यों, गॉस लॉ दोनों पे लगेगा। हाँ, एक बात जरूर है जो डिफरेंशिएट करने वाली बात है कि हम जब गॉस लॉ की स्टडी करेंगे, क्या करेंगे? स्टडी, तो हम इस सरफेस को नहीं चूज करते स्टडी करने के लिए, हम इस सरफेस को चूज करते हैं क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि इस वाले सरफेस के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रल करते करते मेरी बैंड बच जाएगी, जबकि वो इंटीग्रल करना इसके लिए बहुत आसान है। तो हम स्टडी करने के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। स्टडी बोले तो मुझे प्रूव करना है गॉस लॉ, तो मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है मैं इसको लेके प्रूव करूंगा। अरे मैं तो इसको लेके प्रूव करूंगा, फायदा मैं यहाँ ds मान लूंगा, n कैप मान लूंगा, फिर मेरे को पता है इंटीग्रल ऑफ ds 4 पाई r स्क्वायर ही आएगा अगर इसका रेडियस r है तो। अरे बोलो आया कि नहीं आया? स्क्वायर है ना यार, जबकि इसका तो निकालते निकालते 7 क्वेश्चन बीत जाएंगे तुम्हारी इंटीग्रल ऑफ ds। तो इसका इस्तेमाल करके स्टडी नहीं करूंगा, स्टडी इसका इस्तेमाल करके करूंगा, और जिसका इस्तेमाल करके स्टडी करूंगा उस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोला जाता है। कौन सा सरफेस बोला जाता है? स्फीयर को ही चूज किया जाता है गॉसियन सरफेस की तरह। कई सारे फायदे हैं, एक तो मैंने लिख दिया इंटीग्रल ds हमेशा 4 पाई r स्क्वायर आएगा। दूसरा फायदा ये है कि इस पे E वेक्टर डॉट ds वेक्टर जब करोगे तो थीटा हमेशा 0 डिग्री रहेगा, कहीं पे भी ले लो। अरे सेंटर में चार्ज रखा है ना, तो ये E वेक्टर जाएगा ना, चारों साइड से निकलेगा यार, तो E और n की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? अरे बोलो आया कि नहीं आया? इस वजह से, है ना। और E की वैल्यू पूरे सरफेस पे चेंज नहीं करती, यूनिफॉर्म रहती है। इस वजह से हम स्फीयर का इस्तेमाल करते हैं गॉस लॉ को स्टडी करने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो क्योंकि इस्तेमाल करते हैं तो उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गॉस लॉ केवल गॉसियन सरफेस पे ही लगेगा। गॉस लॉ हर उस सरफेस पे लगेगा जो कि क्लोज्ड है, चाहे उसकी शेप कुछ भी हो, चाहे उसका साइज कुछ भी हो। अरे बोलो आया कि नहीं आया? पक्की बात। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, मैंने क्या बोला, कर किसी से भी सकते हो। स्क्वायर ओपन होता है, स्क्वायर एक 2D ऑब्जेक्ट है, वो ओपन है, स्क्वायर से क्यूब बनाना पड़ेगा तो फिर और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों को 2D नहीं समझ आता ढंग से। 3D समझते समझते तो बावले हो जाएंगे, पहले खुद बावले होंगे फिर बाद में मुझे भी कर लेंगे। समझो बात को? तो हम एक्चुअली जब भी कभी हम लोग तुम लोगों को सिखाते हैं तो हम लोग वो तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं जो सबसे ईजी है, जो तुमको सबसे ईजीली समझ आता है। करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। घर पे बैठे हो, खाली हो, आजकल स्कूल जाते नहीं हो, कर लो रिसर्च बैठे बैठे। कोई भी एक शेप ले लो, उससे गॉस लॉ को प्रूव करो, आंसर हमेशा वही आएगा। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो मतलब तुम्हारे प्रूव करने के तरीके में क्या है, समझिए बात को। अब देखो दूसरा पॉइंट, देखो only the charges inside the surface, only the charges inside the surface contribute
towards flux. Contribute towards flux. Full stop. Charges outside have no contribution towards flux. Charges outside have no contribution towards flux. इस पॉइंट को समझो अब जरा बेहद ध्यान से। इधर देखो, ये अमीबा को ही ले लो चलो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे रखा है 2q चार्ज और ये बाहर रखा है q चार्ज, सही है सर। फ्लक्स जो निकलेगा वो केवल इस चार्ज की वजह से निकलेगा, इस चार्ज का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। You will only consider q inside, q outside will not be considered। अभी समझना, यानी कि मैं इस फिगर का फ्लक्स निकालूं अगर, तो आंसर आएगा 2q by epsilon naught। बोलो क्लियर है क्या? आंसर क्या आएगा? 2q by समझ गए बात को? बाहर का चार्ज नहीं माना जाएगा। कहानी में एक पेज है, कहूँ तो समझाऊं, अगर समझने को तैयार हो तो। ये गलत बता रहा हूं। जो फॉर्मूला होता है, अब ये बात का जवाब विनायक देगा। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि विनायक को पता होना चाहिए। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने पढ़ा। इसमें E वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्योंकि बाकी तो तुम सब तो मेरे पास पढ़ रहे थे, तुम अलग से आए हो, तुम अलग से पढ़ के आए हो, बाकी सब तो मेरे पास ही पढ़ रहे थे। और एक विनायक अलग और पढ़ता है, तो विनायक से पूछना है ई वेक्टर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी को भी अगर पता हो तो मुझे बता दो। सरफेस का तो फील्ड कभी हो ही नहीं सकता। कौन से चार्ज का फील्ड है? जो एरिया पे चार्ज है, 2q वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड। यही गलत है, यही बात याद रखना हमेशा। इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अंदर और बाहर दोनों चार्जेस की वजह से होता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। जबकि Q जो है सामने Q, वो केवल अंदर का है। मतलब कि ये जो Q है, ये Q इनसाइड है, याद रखना। लेकिन E जो है ना, ये इन दोनों की वजह से, अंदर वाले की वजह से भी। और असली बात यही है, जब कंपटीशन के क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें इस बात का क्या हो जाएगा प्रियांशु? एहसास तो तभी होगा जब न्यूमेरिकल कंपटीशन के अटेम्प्ट करोगे। सीबीएसई के लिए तो चिटपुट पड़ने वाली बात है, क्यों इनसाइड दे दो बस, ठीक है, क्वेश्चन निकल गया, फालतू पढ़ के लगने में पढ़ना नहीं। लेकिन जो असली कॉन्सेप्ट था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अरे बोलो आया कि नहीं आया? जैसे एम्पेयर सर्किट का लॉ नहीं बताया था मैंने, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर म्यू नॉट इनटू में आई इनसाइड। मैंने बाद में बोला था बी जो है वो अंदर और बाहर दोनों करंट की वजह से होता है, लेकिन आई केवल कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही मुश्किल लिखी है भाई, बहुत गंदे लोग। एनसीईआरटी की केवल एक किताब बची है, बायोलॉजी की। बायोलॉजी की किताब बची, वो किसी को डॉक्टर बनना है, जैसे भी AIPMT नीट हुआ था भाई, बायो पूरी एनसीईआरटी की, हाँ बंद करके, मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन रट के फेंक दो। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जिनको डॉक्टर बनना है वो रट भी नहीं पा रहे। अच्छा डॉक्टर, एक मिनट पहले तो तुमने से बताओ कितनों को डॉक्टर बनना है? मेडिकल वाले कितने भाई? सब मेडिकल वाले, मतलब मेडिकल वाले हो ना, दोनों है ना? हाँ, तो वो भी हमारे लिए मेडिकल का ये वाला जिसके पास दोनों है। डॉक्टर बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बताओ कौन सा सब्जेक्ट है? ये चल रही फिजिक्स। फिजिक्स सबसे बड़ा रोड़ा, क्योंकि बेचारे मेडिकल वाले सब पढ़ लेते हैं, सब फिजिक्स देखते ही बत्ती गुल,
ये क्या है। और तुम्हें यकीन बता रहा हूँ, मेडिकल में ना इतनी वाहियात फिजिक्स आती है ना, मतलब मैं अगर ऐसे नींद में सोया हुआ हूँ, तूने वो मेडिकल का नीट का क्वेश्चन पढ़ दिया ना फिजिक्स का, मैं सोते सोते आंसर कर दूंगा उसका। अगर गलती से जेई मेंस देख लिया भाई साहब, प्रियांशु बताओ जरा। एससी और एक बहुत अच्छी किताब है जेई मेंस के लिए, अगर किसी को पढ़नी है। पुस्तक का नाम है I.E.Irodov। I.E.Irodov ज्यादा बड़ी बुक नहीं है। हाँ इतनी सी, ये इतनी बड़ी, इतनी सी। पहले पेज के अगर 2 सवाल भी लग जाए तो जीवन से भरोसा उठा देती है। मतलब ही नहीं बनता, एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खोल लो, पहला जो पेज हो उसके 2 सवाल बना के दिखा दो भाई साहब, मैं मान जाऊँ तुम्हें कि हाँ यार तुम्हें फिजिक्स आती है। मतलब ही नहीं बनता। अब मैं इन लोग को करवाता हूँ जब एंट्रेंस की क्लासेस में 1.5 पेज लग जाता है भाई साहब क्वेश्चन सॉल्व करते 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 और कॉन्सेप्ट में से कॉन्सेप्ट निकलता करता। वो असल फिजिक्स है। नीट की फिजिक्स तो मजा, लेकिन नीट वालों के लिए वो भी क्या है। अभी यार अब एक बात बताया, जूलॉजी और बॉटनी में तो दिमाग लगाना नहीं भाई, याद है। अब एक बात बता, फूड पाइप का नाम ईसोफेगस है, तब वही तो रहेगा, बदल तो सकता नहीं। लंग्स को लंग्स ही कहोगे, क्या होता है उसमें एम्फाइसी, एल्वियोली। हाँ, मैं भी बायोविक मैथ का बालक था, थोड़े थोड़े अवशेष अभी हैं दिमाग में। स्टमक के 3 पार्ट, पाइलोरस, फंडस, ऐसा कुछ करते था। हाँ ऐसा कुछ था, कुछ था कलेसा। हाँ अरे बहुत तमीज से रटा था, ऐसा हल्के लोग रट्टा मारने में एकदम एक्सपर्ट है वो। तो बहुत टाइम बचता है यार। केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है ऐसे, हालांकि मुझे केमिस्ट्री बहुत बुरी लगती है, मैं बताऊँगा। मुझे कभी नहीं आई, कभी केमिस्ट्री नहीं आई। जब हमारे साथ में ऑर्गेनिक पढ़ानी शुरू करी, बोले बेटे ऐसे पढ़ाऊंगा तो मैं सब कुछ समझ आएगा। भाई ऐसे पढ़ाई, भाई कुछ भी समझ नहीं। भाई पूरी केमिस्ट्री रटनी पड़ गई, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी पड़ गई। मेरे को आज भी अपने बातमी का ना प्रैक्टिकल याद है बहुत अच्छे से। मैं एक लड़का था, मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी मोनिका लोचा, हम दोनों टॉपर थे। मेरा रोल नंबर 12 था, उसका रोल नंबर शायद 28 था। सारी क्लास का वाइवा हो गया, मेरा रोल नंबर आया, भाई मेरा वाइवा ही नहीं। 11 के बाद सीधा 13। और उस टाइम का एडमिट इतनी बड़ी, मेरे को लगा, मैंने कहा भाई कुछ नकल करते कोई पकड़ क्योंकि प्रैक्टिकल तो करने आते नहीं थे। अपन ने तो सब टेप टाप पे लिखा था कॉपियों में। फिर वो मोनिका का उसको भी छोड़ दिया। अब मैं उसकी शक्ल की तरफ देखूँ, आज पूरी क्लास का वाइवा हो गया भाई, सब चले गए अपन दोनों। फिर वो एक मैडम आई, मैडम जो थी उसने बुलाया, भाई 2 डेस्क रखवा दिए, स्टूल थे स्टूल। कहती तुम्हारे सर ने बुलाया, तुम दोनों अपनी क्लास के टॉपर हो। मैंने कहा भाई सर वो भी ये बात केमिस्ट्री में ही बोलनी, मैं अब ये मैडम जान पूछ के बढ़िया बढ़िया सवाल पूछेगी और साला अपन तो रट रटा के टॉपर है, समझ तो कुछ आता नहीं है। मैंने कहा मैम सर को कुछ गलत फटी हुई होगी। हल कहीं वो बहुत समझदार लगी थी। पहला सवाल कन्वर्जन देखी भाई साहब, और मैंने 2 मिनट नहीं आ रहा उसको। मैंने कहा तू देख लो, दोनों से ही चलिए अच्छा चलो कोई बात, एक और देखे देखते। दूसरी आ गई भाई, कंपाउंड का नाम ऐसा सुना ही नहीं जीवन में कभी, ऐसा कंपाउंड भी होता है। फिर देखा, बहुत एक्टिंग करी, हिला नहीं क्वेश्चन बिल्कुल भी, फिर पास कर दिया साइड में। मैंने कहा तू देख, सॉरी 2 ही सवाल पूछे। मैडम का तीसरा शब्द ये था कि बेटा ना ऑर्गेनिक में मतलब ध्यान से पढ़ा करो। ओके बोली जाओ। मैंने कहा मैडम और कुछ पूछो, बोले नहीं बोले जाओ। हम दोनों शक्ल लटका के बाहर आ गए। अपने को समझ आ गई कि बेटा नंबर तो तुम्हारे कुछ लगने हैं नहीं, सर ने तुम्हारे साथ खेल दिया खेल, लेकिन नंबर लगे मेरे कितने
30। दोनों में से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं। टाइट्रेशन भी मैंने नकल टेप काट के करी थी, कंकॉर्डेंट रीडिंग टेप ली थी एक लड़की की, और ऐसे मैंने करी। तो केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, पता नहीं किसको समझ आती है, मुझे तो समझ ही नहीं है। एंड में मैंने छोड़ ही दिया। अगला पॉइंट लिखो तुम लोग, चलो बातों में लगा लेते फिर टाइम पास करना तुम। तीसरा पॉइंट लिखो, द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस, द चार्जेस inside the Gaussian surface means the net charge. The charges inside the Gaussian surface means 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 the net charge. समझो इस बात से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई एक Gaussian surface है, इसके बाहर भी चार्ज है 2q, अंदर चार्ज है 2q माइनस q और 3q। बोलो क्लियर है? एग्जामिनर कहता है फ्लक्स निकालो, एग्जामिनर कहता है क्या निकालो। पहली बात तो ये कि इसको तो ओवर रूल कर ही दिया, ये तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं क्योंकि बाहर है। अंदर का नेट चार्ज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? और कैसे निकलेगा भाई? q नेट 2q प्लस 3q माइनस q, 5q माइनस q इज 4q। बोलो क्लियर है? तो फ्लक्स क्या निकलेगा? 4q डिवाइड बाय एप्सिलॉन, यानी कि अंदर का जो चार्ज लोगे वो नेट चार्ज लोगे। जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं उन सबका क्या लोगे? सम। अरे बोलो आया कि नहीं आया? उतारो फटाक से, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में 1 नंबर में। हो गया? अगर हो गया है तो अगला पॉइंट लिखो। देखो पॉइंट नंबर 4, द पोजीशन ऑफ चार्ज, द पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड, द पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस does not affect the value of flux. The position of charge inside the surface does not affect the value of flux. चार्ज की पोजीशन सरफेस के अंदर फ्लक्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालती है। मतलब कहने का ये है कि ये अगर कोई एक क्लोज सरफेस है तो चार्ज यहाँ 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 कहीं भी हो, उससे फ्लक्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क केवल इस बात से पड़ेगा कि चार्ज कहाँ होना चाहिए? सरफेस के अंदर, सरफेस के बाहर नहीं होना चाहिए। बोलो आया कि नहीं आया? पक्की बात? एक सवाल मुझे करके दिखाओगे क्या? एकदम बेकार सा क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? कर लोगे? जरा लिखो तो रिलेटेड क्वेश्चंस में। बेटा अभी इतनी देर से यही तो समझाया रामायण, और फिर पूछ रहा है सीधा किसका बात था? अरे बाहर वाला चार्ज तुझे कंसीडर नहीं करना ना भाई, कहानी खत्म। बाहर कितना ही हो, चाहे 1000 कूलम हो, तुझे कंसीडर केवल अंदर वाला, बाहर वाला नहीं करना, ठीक है भाई? अब एक सवाल लिखो, लिखो अ डाइपोल, अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 20 कूलम मीटर, 20 कूलम मीटर is placed inside a Gaussian surface, is placed inside a Gaussian surface, full stop. Calculate the value of flux, calculate the value of flux। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जिससे हो जाए वो अपने हैंड्स रेज करेगा केवल। दिमाग लगाने का विषय है, अखरोट जैसे दिमाग पे थोड़ा जोर डालो।
फूल बना दिया, चलो फूल बना दिया तो ठीक है, यहाँ पे प्रेम गाथा लिख जाते हैं। आजकल लोगों का काम बड़ा अच्छा है, ये तो डेस्क के पेड़ों को नहीं छोड़ रखा, हिली एरियाज चले जाओ, पेड़ पे पत्थर पे पेड़ पे प्रेम कहानी ऊपर से शुरू होती नीचे पूरा कंटिन्यूशन। मैं तो देखता हूँ कभी कभी लोग कितने ठानी है ऐसा, मतलब प्रॉपर कोई इंस्ट्रूमेंट लेके पेड़ पे लिख रहे हैं, पत्थर पे लिख रहे हैं, कहीं भी लिख देते हैं। किलों में चले जाओ, लाल किले चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उसके पत्थरों का सत्तर ट्रांसफर होता है। हाँ, यहाँ भी बोले तो ये नहीं बच सकते। एक दिन तो मेरे लिए भी लिखा हुआ है, पूरी रामायण लिखी है ऐसा। तो बच्चे बोले सर आपने किसको प्रेम पत्र लिखा? तो सर देखो ये नितिन ने लिखा हुआ है, हजारों नितिन आते हैं, कम तो नहीं है नितिन। सवाल तो बहुत मुश्किल लग रहा है ना, मुश्किल है, निकल गया? अरे निकला नहीं निकला? नहीं हो रहा? अरे यार देखियो क्या यार तुम लोग क्या टाइम पास करते रहते हो, देखना पी दे रखा है, ये देखो 20 कूलम मीटर, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q गुणा में, तो Q बराबर P बटे में P 20 बटे में 2 है, ये आ गया Q, है ना, यही आ रहा ना कुल। फाई का फॉर्मूला Q अपॉन, तो Q की जगह 20 बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, बोल यही हुआ क्या आंसर? तुम गधे हो, गलत है, आंसर होएगा 0। क्या होएगा? डाइपोल है पहुंचू, मैंने बोला गॉसियन सरफेस के अंदर डाइपोल रखा, डाइपोल की कंडीशन है कि एक चार्ज माइनस की और दूसरा चार्ज, चाहे डाइपोल मोमेंट कुछ भी क्यों ना हो, एक चार्ज माइनस और दूसरा चार्ज होएगा ही होएगा। अरे हाँ ना बोलो यार, तो नेट चार्ज कितना हो गया अंदर? 0। तो फ्लक्स क्या निकला? तुम्ही जैसे लोगों के लिए ये भी ऑप्शन कैलकुलेट किया जाता है, और ए पार्ट में यही लिखा होता है, यही लिखा, और फिर तुम जैसे लौंडे आंसर निकालेंगे और फिर छलांग मारते हुए आएंगे, सर कितना वाहियात क्वेश्चन, देख रहे हो सर, ये कोई नीट में आने लायक सवाल था। वो गधों के एंगल से पहले सोचते हैं कि अगर गधा सोचेगा तो कैसे सोचेगा, समझ रहे हो बात को? अरे समझ आया कि नहीं आया? पक्की बात। अगली हेडिंग लिख लो, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, और ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। कौन सी क्लास में भाई? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। कुछ